Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 and you can contact me in case of any feedback or in case you need any professional help in and around Delhi. So आज हम पढ़ेंगे फायरवॉल्स के बारे में. तो फायरवॉल्स हमने जनरली ये पढ़ा है कि फायरवॉल्स जो होती हैं वो वायरसेस को रोकती हैं और हेल्प करती हैं कंप्यूटर को. लेकिन बेसिकली फायरवॉल कोई भी नेटवर्क फायरवॉल कोई ऐसा डिवाइस या सिस्टम है जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. तो अगर नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करे और सिक्योरिटी पोस्चर्स अपनाए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म अपनाए, तो ये फायरवॉल कहलाता है. मॉडर्न एप्लीकेशन में फायरवॉल जो है, फायरवॉल जो इन्वायरमेंट्स हैं वो इंटरनेट के कंटेक्स्ट में देखे जाते हैं जनरली. क्योंकि अगर आप इंटरनेट में चले गए तो आपने फायरवॉल लगा दी, वायरस प्रोटेक्शन लगा दिया, इस टाइप की चीज़ लगा दी. तो लेकिन ये किसी भी नेटवर्क में फायरवॉल हम लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी के अंदर अगर कोई सेंसिटिव का डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस है या दूसरा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, तो इसके लिए हम फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं. तो फायरवॉल बेसिकली क्या करती है कि कनेक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करती है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकती है, जैसे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल या पर्सनल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट है, उनकी इंफॉर्मेशन को. तो इस तरह के सारे काम कर सकती है. और अगर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं फायरवॉल को कनेक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए, तो एक प्रॉपर फायरवॉल मैनेजमेंट होना चाहिए. क्योंकि फायरवॉल के साथ कई चीज़ें हैं. फायरवॉल स्पीड भी स्लो कर सकती है. अगर आप हर एक पैकेट को देख रहे हैं और हर लेवल लेयर्स में देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था OSI मॉडल्स. OSI मॉडल में हमने पढ़ा था कि हर डेटा पैकेट में जो है कई लेयर्स होते हैं. जैसे जो कम्युनिकेशन के कई लेयर्स होते हैं. इंटरनेट कम्युनिकेशन या नॉर्मल कम्युनिकेशन के कई लेयर्स होते हैं. तो उसमें क्या है कि अगर मान लिया सपोज लोअर लेयर है तो वो डाटा, उसमें डेटा बेसिकली फ्रेम्स के रूप में होता है. अगर हायर लेयर है तो उसमें हेडर्स भी लग जाते हैं, एड्रेस हेडर्स भी लग जाते हैं, TCP/IP के हेडर्स भी लग जाते हैं. और हायर हो तो एप्लीकेशन लेयर आ जाती है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन भी मटेरियल मायने रखती है. तो अगर फायरवॉल है और अगर लोअर लेवल ट्रैफिक को ही वो देख रही है, लोअर लेयर को ही देख रही है, तो वो इजी होगा फायरवॉल के लिए. वो सिस्टम क्लॉग नहीं होगा, फास्ट होगी. लेकिन अगर मान लिया सपोज वो हायर एंड एप्लीकेशन भी देखने लगेगी, तो फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हायर एंड एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन भी देखने लगेगी या यूज़र ऑथेंटिकेशन वगैरह देखने लगेगी. मालूम पड़ा आपने HDFC की बैंक साइट ओपन की और वहाँ का एप्लीकेशन आया, तो आपने पूरी की पूरी एप्लीकेशन चेक की और एप्लीकेशन में भी हर फंक्शनैलिटी चेक की और उसके बाद आप हर एक डेटा चेक कर रहे हो. तो वो आप हायर लेवल को भी एग्जामिन कर रहे हो. और अगर हाई लेवल को भी एग्जामिन कर रहे हो तो फिर एक आपका सिस्टम स्लो होने के चांसेस. अगर मान लीजिए सपोज आप केवल डेटा देख रहे हो कि भाई डेटा पैकेट्स जो आए वो फ्रेम्स देख रहे हो, वो आए उनको चेक कर रहे हो, तो लोअर लेयर में आप काम कर रहे हो. और लोअर लेयर में काम कर रहे हो तो आपका स्पीड तेज होगी. और कई बार क्या होता है कि जितने लोअर लेवल में काम करोगे उतना आप डेटा को रिजेक्ट कम करोगे. और जितना डेटा को रिजेक्ट कम करोगे उतना हो सकता है कि वायरसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका राइटफुल डेटा जो है वो गलती से रिजेक्ट ना हो. तो वर्किंग में अफेक्ट आ सकता है. तो एक ऑप्टिमम मिक्स हमें देखना पड़ेगा फायरवॉल में. तो जो अभी हमने पढ़ा उसे अगर हम समराइज़ करें तो हम ये कहेंगे कि दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं. एक फायरवॉल होता है, एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक अलार्म सिस्टम होता है, यानी कि अगर कोई आदमी आ रहा है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है, अलार्म क्रिएट करता है. फायरवॉल जो होता है, आपका दरवाज़ा लॉक हो जाएगा अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आएगा. तो फायरवॉल को हम ये समझ सकते हैं कि फायरवॉल कंट्रोल करता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. अगर कोई चोर आ रहा है तो वो चिल्लाता है, केवल बताता है, केवल इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है और एक अलार्म बताता है.
तो यानी दो अलग चीज़ें हैं। अगर मान लिया सपोज़ अगर एक भौंकने वाला कुत्ता हो और एक काटने वाला कुत्ता हो, अगर फायरवॉल जो है वो काटने वाला कुत्ता है, अगर मान लिया सपोज़ कोई आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, वो काट देगा और रोक देगा। और एक होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, भौंकने वाला है, मतलब यानी कि वो बोलेगा और आपको अलार्म रेज करेगा कि भाई प्रॉब्लम हो रही है। तो फायरवॉल अगर हम समराइज़ करें तो नेटवर्क फायरवॉल जो है, हम ट्रेडिशनल वे में ये समझते हैं कि फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट में ही यूज़ होता है, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है, डेटा प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है। ऐसा नहीं है। इंटरनल सिस्टम्स या एक्सटर्नल सिस्टम, दोनों के केसेस में फायरवॉल हो सकता है। तो फायरवॉल क्या करता है, डेटा को कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी इन्हेंस करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सपोज फायरवॉल ये कहे कि एक ही पोर्ट 80 ओपन होगा या पोर्ट 443 ओपन होगा, 443 होगा, तो इसका मतलब यह है कि केवल HTTPS कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वही चीज़ें आ सकती हैं, वही चीज़ें जा सकती है HTTPS। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज एक नॉर्मल साइट होगी, वो HTTP साइट है और SSL नहीं है, उसमें सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो सिस्टम के अंदर नहीं आ सकती। और अगर HTTPS है वही आ सकती है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, इतना हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, लेकिन अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं। तो पोर्ट्स होते हैं, हमने पोर्ट्स के बारे में पहले पढ़ा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन करना है ये फायरवॉल करती है। और फायरवॉल जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी आने पर फायरवॉल का ज़्यादा यूज़ होने लगा है, लेकिन वैसे इंटरनल सिस्टम्स के लिए, इंटरनल लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए भी फायरवॉल का यूज़ होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए फायरवॉल, जैसे फॉर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट, सेंसिटिव डिपार्टमेंट, वहाँ पर ऐसा ये कनेक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और ये कह सकती है कि केवल ऑथराइज्ड व्यक्ति को ही एक्सेस दी जाए उन रिसोर्सेज की जो सेंसिटिव एरिया में है। तो अगर मान लीजिए सपोज अगर हम ऐसा करते हैं तो एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। तो फायरवॉल एनवायरनमेंट जो है लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी भी प्रदान कर सकती है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो है फायरवॉल कई लेयर्स में काम करता है। लोअर लेयर में काम करेगा तो आपका अगर नेटवर्क लेयर तक काम करेगा, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर इनमें काम करेगा, तो वो क्या करेगा, वो पैकेट्स को देखेगा, फ्रेम्स को देखेगा। लेकिन अगर मान लिया सपोज वो हेडर्स को चेक करने लगे कि कहाँ पर जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन, मालूम पड़ा आपका कंप्यूटर से और कंप्यूटर में VPN लगा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगा हुआ है, और आपके अगर कोई कंप्यूटर से कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो आपको ज़्यादा एक्सेस दे देगा और वो आपको आने देगा, मतलब आपको आपके डेटा को इजीली आने देगा और एक सेपरेट पोर्ट से आने देगा, ये हो सकता है, और बाकी लोगों को एक डिफरेंट पोर्ट से जाने दे। तो ये सारी चीज़ें ये कैसे चेक होगी, ये चेक होगी कि आपके मैक एड्रेस से हो सकती है, डेटा लिंक लेयर से हो सकती है, या फिर आपके IP एड्रेस से हो सकती है। अगर आपका IP एड्रेस तो वो हायर लेयर से चेक होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सपोज एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पास होनी है कि नहीं होनी है, तो और हायर लेवल फायरवॉल जो है हायर लेयर में फंक्शन करनी चाहिए। तो कौन से लेयर में फायरवॉल फंक्शन करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर 7 होती हैं OSI मॉडल के अनुसार, हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अगर नीचे की लेयर जो होती है वो उसमें क्या है कि मैक एड्रेसेस होते हैं, डेटा फ्रेम्स में बनता है, थोड़ा और ऊपर जाती है तो उसमें हेडर्स आ जाते हैं, और ऊपर जाती है तो एप्लीकेशन आ जाते हैं और ऑथेंटिकेशन आ जाते हैं। तो हायर लेवल में अगर फायरवॉल काम कर रही है तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन भी होगा। अगर फायरवॉल लेयर 2 और लेयर 3 में काम कर रही है तो स्पेसिफिक यूज़र से डील नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मालूम पड़ा आप अगर कंप्यूटर के अंदर जा रहे हो और आपका कंप्यूटर आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है आने से पहले, तो वो हायर लेवल होगा, क्योंकि यूज़र ऑथेंटिकेशन हायर लेवल में होता है।
हायर लेयर में होता है, सॉरी हायर लेवल की जगह मैंने लेयर कहना चाहिए, हायर लेयर्स में होता है। और अगर मान लीजिए सपोज वो डेटा को देख रहा है, डेटा के पैकेट्स को देख रहा है, उनको एनालाइज कर रहा है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि लेयर 2 और लेयर 3 वो देखेगा। अगर आईपी एड्रेसेस देख रहा है तो नेटवर्क लेयर वगैरह देखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं लेयर्स पर डिपेंडेंट होती हैं, और जैसे हायर लेयर में जाता है वैसे वैसे चेकिंग बढ़ जाती है, और चेकिंग बढ़ जाने की वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। एक और चीज़ पढ़ी हमने वीपीएन के बारे में, वीपीएन गेटवेज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में। तो फायरवॉल जो है वो वीपीएन गेटवेज की तरह भी एक्ट कर सकती है। वीपीएन गेटवे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो वीपीएन गेटवे से होते हुए जाती है। तो क्या है, फायरवॉल इंक्रिप्ट करती है ट्रैफिक को और फॉरवर्ड करती है रिमोट वीपीएन गेटवेज को करती है, जो उसे डिक्रिप्ट करता है और डेस्टिनेशन सिस्टम में उसे पास करता है। तो वीपीएन की टनलिंग ऐसे होती है कि अगर आपका एक कंप्यूटर जो है वहाँ पर आपको एक सेपरेट पोर्ट दे दिया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। तो आपका पर्टिकुलर उसी पोर्ट से कम्युनिकेशन होगा, और जब भी आपसे कम्युनिकेशन होगा तो इनक्रिप्टेड डेटा आपके पास जाएगा। आपके और उस सिस्टम के बीच में एक पर्टिकुलर सिमेट्रिक की होगी, जो आपका सिस्टम और उधर का सिस्टम जानता होगा। वो सिमेट्रिक की से ही डेटा कम्युनिकेट हो रहा होगा और वेरीफाइड डेटा होगा। तो कोई और आदमी उस सिस्टम को ओपन नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए सपोज कोई और उस वीपीएन के में घुसने की कोशिश करेगा, तो आपका डेटा यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा और एक सेपरेट पोर्ट से ही आपका रास्ता बना होगा सिस्टम के अंदर जाने के लिए। मानो बड़ा आपकी कंपनी है, आपका एक कंप्यूटर है, आपकी कंपनी दिल्ली में है और आपका कंप्यूटर यूएसए में है। तो आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में वीपीएन लगा हुआ है, यानी कि एक पर्टिकुलर इनक्रिप्शन एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और वहाँ के सिस्टम में भी आपकी कंपनी दिल्ली में भी एक सॉफ्टवेयर है। और अगर मान लिया सपोज अगर दोनों कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों आपस में डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर आपको भेजते हैं। तो इनक्रिप्ट करते हैं मतलब ये है कि आपका जो वहाँ सॉफ्टवेयर है, कंपनी का सॉफ्टवेयर और आपका सॉफ्टवेयर है, वो जानता है, उनके पास कीज़ हैं, सिमेट्रिक कीज़ हैं, जिससे वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं और इनक्रिप्टेड डेटा आपके पास पहुँचता है। और अगर मान लीजिए सपोज आप कम्युनिकेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पोर्ट आपको दिया जाता है। अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है, वो डिफरेंट पोर्ट से जाएगा, तो आपका कम्युनिकेशन ईजी होगा, तेज होगा। ये वीपीएन गेटवेज, फायरवॉल जो है वीपीएन गेटवेज की तरह भी काम करती है। फाइनली एक चीज़ होती है ACFT, यानी एक्टिव कंटेंट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी। ये फाइनल एडॉन्स हैं फायरवॉल में। तो अगर फायरवॉल एक्टिव कंटेंट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो ऐसा है कि ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शन के अलावा ये लेयर 7 में काम करता है, यानी एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। यानी कि अगर कोई भी एप्लीकेशन को भी ये देखता है, यानी कि अगर कोई आपके पास डेटा आ रहा है तो ये ईमेल अटैचमेंट्स को स्कैन करेगा, यानी ईमेल ही नहीं, हेडर और वो ही नहीं देखेगा, उसके डेटा पैकेट्स ही नहीं देखेगा, बल्कि उसके पूरे अटैचमेंट को स्कैन करेगा और उससे वायरसेस भी रिमूव करेगा। और अगर मान लीजिए सपोज कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, पर्टिकुलर प्रोग्राम, उनको भी फ़िल्टर करेगा। जैसे बहुत सारी वेब इनेबलिंग टेक्नोलॉजी हैं जो कि डेंजरस भी हैं और बहुत यूज़फुल भी हैं, जैसे जावा 3 है, जावास्क्रिप्ट है, एक्टिवएक्स है। ये सारी चीज़ें अगर मान लिया डेंजरस हैं सिस्टम के लिए, अगर मैलिशियस है, तो वो उसको फ़िल्टर करेगा और उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसके कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उनके कीवर्ड्स देख सकता है और ये देख सकता है कि इनअप्रोप्रिएट साइट्स और डोमेन से चीज़ें तो नहीं आ रही है। मालूम पड़ा अगर कोई एक पर्टिकुलर उन्होंने वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी, कोई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको ब्लॉक कर रखा है, या naukri.com है, उसको ब्लॉक कर रखा है। तो ये एक्टिव कंटेंट फिल्टरिंग टेक्नोलॉजीज़ करती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें सोली रिलाई नहीं करना चाहिए। वैसे ये सुपीरियर मेथड है, लेकिन इस पर सोली रिलाई नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि कई बार क्या है, फ़िल्टर्स को बाईपास कर लिया जाता है। और कैसे बाईपास कर लिया जाता है, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन या दूसरी टेक्निक्स यूज़ की जाती है। डेटा इंक्रिप्ट होकर आता है, आपको पता ही नहीं चलता है। अगर मान लिया हायर लेयर में वो बेस्ड फायरवॉल होगी
तो सोली इस ये भी नहीं हम कर सकते। और एक अच्छे सिस्टम, अगर एक अच्छी वो है आपका, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल्स, ये सब का ऑप्टिमम यूज़ होता है कि कहाँ पर कौन सा क्या चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पर फायरवॉल यूज़ करना है, कहाँ पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहाँ यूज़ करना है। अगर मान लीजिए सपोज आपकी कंपनी है, कंपनी से कोई डेटा आ रहा है बाहर से, आप IDS लगा लेते हो, मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर जगह से डेटा बहुत ज़्यादा आने लगा, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपको बता देगा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक अलार्म दे देगा। और फायरवॉल जो है अपना काम करेगी, अपने उसके अंदर रूल्स होंगे, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स होंगे, उन्हीं के अनुसार वो आपको सिक्योर करेगी। अगर मान लिया आपने सिक्योरिटी लेवल हाई कर रखा है, अपना नॉर्मल कंप्यूटर ले लीजिए, वायरस वो ले लीजिए, अगर आपने हाई कर रखा है तो वो हाई सिक्योरिटी देगी, अगर लो कर रखा है तो लोअर सिक्योरिटी देगी। इसके बाद हमारी स्टडी में दिया हुआ है पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल। तो पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल क्या होता है? पैकेट फ़िल्टर फायरवॉल हाईली सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ फायरवॉल होता है इंटरनेट में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फायरवॉल, उसे कहते हैं पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल। तो पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल एक प्रोग्राम से किया जाता है जिसे पैकेट फ़िल्टर कहते हैं। पैकेट फ़िल्टर हेडर देखता है हर एक पैकेट का और उसमें रूल्स अप्लाई करता है। आपने सर्वर में रूल्स होते हैं, अगर आप रूल्स, जो भी रूल्स आपने उसमें स्पेसिफाई कर दिए, आपका फायरवॉल लगी है उसमें रूल्स होते हैं, फायरवॉल सर्वर में लगा हुआ है, उसमें कोई भी डेटा जाएगा पहले फायरवॉल से पास होकर जाएगा। तो वो क्या करता है, उन रूल्स को चेक करता है। और किसको चेक करता है? हेडर्स को चेक करता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि इसको ड्रॉप करना है कि एक्सेप्ट करना है। ड्रॉप करना है कि इसका मतलब यानी नहीं जाने देना है या जाने देना है। तो 3 वे पैकेट फ़िल्टर काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला वे ये हो सकता है, वो कह सकता है कि भाई सिक्योर मोड में काम करो, सबसे सिक्योर मोड में। इसमें क्या है कि वही पैकेट्स जाने दो जो सेफ़ हैं और बाकी सारे पैकेट को ड्रॉप कर दो। तो इसमें पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो केवल उन्हीं को जाने देता है जो सेफ़ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है कि कई बार क्या लेजिटिमेट पैकेट भी ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उसके हेडर्स उन रूल्स से कंफर्म नहीं किए। अगर मान लीजिए सपोज लेजिटिमेट पैकेट्स में वो ड्रॉप हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि केवल डेंजरस पैकेट को रोको। अगर डेंजरस पैकेट को रोको का मतलब यह है कि वो जो डेंजरस हैं उनको रोको, बाकी सबको जाने दो। तो कई बार क्या होता है कि बाकी पैकेट्स का, कई डेंजरस पैकेट का डिटर्मिनेशन नहीं होता और डेंजरस पैकेट को हम जाने देते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा मेथड है क्वारंटाइन का, कि मान लीजिए सपोज अगर रूल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हेडर जो है वो रूल्स को के साथ रूल्स के अनुसार नहीं है हेडर्स, तो वो क्या करता है, पैकेट्स को क्वारंटाइन कर देता है। यानी कि पैकेट्स को एक स्टैटिक स्टेट में ले आता है, उसको क्वारंटाइन करके रख देता है और पूछता है यूज़र से कि क्या मैं इस कम्युनिकेशन को आने दूं कि नहीं आने दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल देखते हैं तो उसमें एक एग्जांपल होता है, कई बार क्या होता है कि आपका डेटा सीधे स्पैम में चले जाता है और फिर उसके बाद अगर आप उसे ओपन करते हैं तो वो उस स्पैम को आप ये इनबॉक्स में ला सकते हैं। यानी कि आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये स्पैम नहीं है भाई, ये मेरे इनबॉक्स में आने दो, और बाकी चीज़ों को स्पैम में भेज देता है, बहुत सी चीज़ों को स्पैम में भेज देता है। और अगर आप नहीं कैटेगराइज करेंगे, क्वारंटाइन कर देता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर फोल्डर में चले भेज देता है। क्वारंटाइन और भी चीज़ें होती हैं क्वारंटाइन में, कि क्वारंटाइन में प्रोग्राम जो है वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। यानी कि अगर मान लिया वायरस वगैरह है वो तो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, एक जगह में उसको कंटेन कर दिया जाता है। कंटेनमेंट है बेसिकली। जैसे एक वायरस है, इबोला का वायरस है, तो एक आदमी इबोला के वायरस लेकर आया तो उसे एक हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर एरिया में रख दिया जाता है और फिर उसके चारों तरफ उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। यानी कि चारों तरफ उससे जो डॉक्टर जाएगा मास्क वास्क पहन कर जाएगा ताकि किसी और को वो वायरस ना फैले। तो इसे क्वारंटाइन कहते हैं। अगर उन्हें देखा कि ये बीमारी इबोला नहीं है, कोई सिंपल बीमारी है,
ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे जाने देते हैं। लेकिन अगर इबोला बीमारी है, जब तक उसको ट्रीट नहीं करें, और वो कहीं हो सकता है अनट्रीटेबल हो जाए, बाहर जाएगा तो लोगों को वो करेगा, तो उसको क्वारंटाइन करके रखते हैं। भाई अनट्रीटेबल है, बाहर जाएगा तो दूसरे लोगों को ये बीमारी फैलेगी, ये बेचारा कुछ दिनों का मेहमान है, तो उसको बेचारे को एक क्वारंटाइन करके रखा जाता है। तो इसी तरीके से जो ये है पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल काम करती है। तो एक बार और देखते हैं कि पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल क्या होता है। पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल जो होता है वो एक टाइप ऑफ फायरवॉल है। बहुत सारे फायरवॉल्स की तरह ये भी एक टाइप ऑफ फायरवॉल है, बहुत ज़्यादा यूज फायरवॉल है। और ये क्या करता है कि हर एक पैकेट के हेडर्स देखता है, जो पैकेट रूल्स को कंफर्म करते हैं उन्हें आने देता है। ये 3 मोड में काम करता है, या तो सिक्योर, अगर मान लिया सपोज़ मोड में काम कर रहा है तो केवल उन्हीं को आने देगा जो रूल से एडहेर कर रहे हैं। उसके बाद अगर दूसरा है कि केवल डेंजरस पैकेट्स को रोकेगा, बाकी सबको आने देगा। और तीसरा वाला है कि क्वारंटाइन कर देगा अगर रूल से कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल आप नाम सुनेंगे, स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल। तो वैसे जगह जगह स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल ही आप नाम सुनेंगे। लेकिन ऐसा है कि 2 टाइप के पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल होते हैं, स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल और स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल। स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल के पास मेमोरी नहीं होती पास्ट की, यानी कि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, भुलक्कड़ आदमी है। और स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल उन्हें याद रहता है, यानी कि स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल ये क्या है, वो भुलक्कड़ है। अगर मान लिया सपोज़ डेंजरस डेटा पैकेट्स है मान लिया सपोज़, तो अगर एक बार उन्होंने उस डेंजरस पैकेट को रोक दिया तो बाद में वो याद नहीं रखते कि ये डेंजरस थे। तो कई बार क्या होता है कि जो वो हिस्ट्री नहीं रखते। और स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल में हिस्ट्री होती है, स्मार्ट फायरवॉल्स होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज आपने एक बार डेंजरस पैकेट को रोका, तो वो आपने उसकी हिस्ट्री रखी, और हिस्ट्री रखकर फिर आगे आप देख रहे हैं हर पैकेट आ रहा है कि ये हिस्ट्री में तो मैच नहीं कर रहा है। अगर हिस्ट्री में मैच कर रहा है तो फिर उसे रुक देते हैं। तो स्टेटलेस फ़िल्टरिंग फायरवॉल डेंजरस होता है, स्मार्ट नहीं होता है, हैकर्स के द्वारा इजीली फूल किया जाता है। कि अगर मान लीजिए सपोज हैकर्स एक IP एड्रेस से आ रहा है और एक डेंजरस उसने भेजा और आपने रोक दिया, दूसरी बार क्या हुआ, उसने दूसरा डेटा भेज दिया। जो स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल वो डिटरमाइन करेगा कि कहाँ से आया था। भाई ये पैकेट उन्हें पता चल जाता है यहाँ से पैकेट आया हुआ था, इस IP से आया हुआ था, तो अगली बार वो अपने सिस्टम में पूरी तरीके से देख लेता है कि हाँ इस जगह से ये आ रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहना है। तो मतलब बेसिकली सावधान रहना है तो क्या है, वहाँ पर रूल्स होते हैं, वो रूल्स प्रोग्रेसिवली बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि इम्पीडिमेंट बढ़ता चले जाता है। तो स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल जो है पास्ट को याद रखता है। तो एक चीज़ और है कि जो पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल जो है वो क्या क्या चेक करना चाहिए। एक तो सोर्स IP एड्रेस चेक करना चाहिए उसे। कई बार ये भी होता है कि IP स्पूफर्स होते हैं, वो IP एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो उस केस में ओरिजिनल सोर्स उसका आप देख सकते हैं। दूसरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस आपको देखना पड़ेगा। भाई डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्यों देखेंगे, क्योंकि उसमें नेम्स DNS नेम्स ना हो। DNS नेम्स यानी कि www.google.com नहीं हो, वो नेम्स हैं। तो अगर मान लिया सपोज़ डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, अगर वो नेम है, तो उसमें क्या होता है कि DNS सर्वर का मिसयूज़ कई बार हैकर्स स्पूफर्स ये कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज़ IP एड्रेस है, न्यूमेरिकल एड्रेस है, तो वो उसको चेक करना चाहिए। DNS नेम की बजाय न्यूमेरिकल एड्रेस जो होता है नंबर 121.something उसको एड्रेस चेक करना चाहिए रूल्स के अनुसार। IP प्रोटोकॉल ID देखनी चाहिए, TCP UDP पोर्ट नंबर देखना चाहिए, ICMP मैसेज टाइप देखना चाहिए, ICMP मैसेज टाइप क्या है, इस IP ऑप्शन सेटिंग देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो बढ़िया फायरवॉल जो है जो होती है वो ऑप्टिमम मिक्स होती है, उसमें ग्रेट डील ऑफ लॉग्स होती है, जैसे कि वो जितना ज़्यादा लॉग है उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन बेटर होगा, जितनी ज़्यादा हिस्ट्री होगी उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन बेटर होगा। स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल ज़्यादा बेटर
है इसीलिए। अब हम ये देखते हैं कि हमारी स्टडी क्या बोलती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बारे में। तो ये बोलती है कि मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ फायरवॉल है, जैसे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कहते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो है एसेंशियली राउटिंग डिवाइस है। बेसिकली क्या है, राउटिंग डिवाइस है। क्यों है राउटिंग डिवाइस? क्योंकि ये सिस्टम के जनरली क्या है, बाहर रहती है और वहाँ पर ये जनरली एड्रेसेस वगैरह को दिखती है बेसिकली, इसीलिए राउटिंग डिवाइस हम इसे कह सकते हैं। और ये क्या करती है कि एक्सेस कंट्रोल फंक्शनैलिटी दिखती है। सिस्टम एड्रेस वो है कि नहीं, वो सिस्टम एड्रेस है कि नहीं है जो होना चाहिए, इसे कहते हैं एक्सेस कंट्रोल फंक्शनैलिटी। इसको देखती है, कम्युनिकेशन सेशंस को देखती है कि कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली लेयर 3 और लेयर 4 में काम करती है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, हमारी स्टडी जो हमें बताती है वो ये कह रही है कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एक्सेस कंट्रोल फंक्शनैलिटी के द्वारा गवर्न होती है। यानी कि एक सेट ऑफ डायरेक्टिव्स होते हैं जिन्हें रूल सेट कहते हैं और उन्हीं रूल सेट्स पर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल काम करती है। लेयर 3 और लेयर 4 पर ये काम करती है और ये देखती है कि भाई ये एड्रेस सही है कि नहीं सही है, इस एड्रेस से चीज़ें मतलब जहाँ जो आईपी एड्रेस से आ रही हैं वो ठीक है कि नहीं है, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, उसके बाद स्पेसिफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें दिखती है बेसिकली। तो हमारी स्टडी फर्दर ये बताती है कि OSI मॉडल में जो लेयर 3 और लेयर 4 है, यानी नेटवर्क लेयर है, और लेयर 4 कम्युनिकेशन सेशंस को जो दिखती है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर, उस पर ही पैकेट फिल्टर फायरवॉल काम करती है। तो लेयर 3 लेयर 3 जो होती है हमारी नेटवर्क लेयर होती है और लेयर 4 जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर होती है OSI मॉडल की, वहाँ पर काम करती है। बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो इसकी ये होती है कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल करती है और उसमें ये सोर्स एड्रेस देखती है, डेस्टिनेशन एड्रेस देखती है। सोर्स एड्रेस जिस एड्रेस से आ रहे हैं, जैसे मालूम पड़ा अगर सोर्स एड्रेस है जो कंप्यूटर हमें भेज रहा है डेटा, जैसे 192.168.1.1 इससे अगर भेज रहा है सपोज, तो ये देख लेती कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको इस IP एड्रेस से डेटा आना चाहिए कि आना चाहिए, इसको आने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर रूल सेट में है आने देना चाहिए तो वो आने देती है, और नहीं आने देना चाहिए अगर रूल सेट में है तो फिर वो नहीं आने देती है। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस देख सकती है कि कहाँ कौन से कंप्यूटर में भेजा जा रहा है। उसका एड्रेस नहीं देखेगी, www.google.com नहीं देखेगी, बल्कि उसका अगर एड्रेस से 192.168.1.5 इस तरह से कोई अगर बाय द वे एड्रेस है, जिस जो न्यूमेरिकल एड्रेस है उसे देखेगी कि वहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैफिक देख लेगी, अगर स्पेसिफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ किए जा रहे हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, तो उनको देख लेगी। तो बेसिकली लेयर 3 एड्रेसेस लेयर 3 पर काम करेगी और कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम कर सकती है। जैसे सम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट देख सकती है। जैसे TCP/80 है, पोर्ट एड्रेस वेब सर्वर का एड्रेस है, पोर्ट है कि नहीं है, ये देख सकती है। TCP/1320 सोर्स जो पोर्ट है वो पर्सनल कंप्यूटर्स को बिलोंग करना चाहिए। इससे ज़्यादा ये नहीं दिखती है। बेसिकली इतनी चीज़ें दिखती है कि लेयर 3 देखेगी सोर्स डेस्टिनेशन के एड्रेस कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं ये देखेगी, रूल्स के अनुसार उसे मैच करेगी, और फिर डिपेंड करता है कि आगे के रूल्स क्या हैं, स्टेटलेस है, स्टेटफुल है, कि उसको सेफ ओनली रूल्स को जो एडहर कर रहे हैं उनको आगे भेजना है, कि डेंजरस को रोकना है, कि क्वारंटाइन करना है। ये सारी चीज़ें देखकर उन फर्दर रूल्स को सब्सक्राइब करते हुए काम करेगी। तो एडवांटेज क्या है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के? स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये दो मेन स्ट्रेंथ है। और क्योंकि ये लेयर 3 से ऊपर के OSI मॉडल के अनुसार लेयर 3 से ऊपर का डेटा ये एग्जामिन नहीं करती, तो ये बहुत तेज़ी से ऑपरेट करती है। और मोस्ट मॉडर्न नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो लेयर 3 बेसिकली में एकोमोडेट किए जा सकते हैं। और चूँकि वो लेयर 3 में एकोमोडेट किए जा सकते हैं तो तकरीबन ये सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन
दे देती है। तो ये सिंप्लिसिटी अलाउ करता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को किसी भी एंटरप्राइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय किया जाए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें कैपेबिलिटी होती है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को रोकने की। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज कहीं किसी सर्वर से कोई सर्वर बहुत ज़्यादा डेटा भेज रहा है और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है याहू के सर्वर का। याहू के सर्वर में एक टाइम पर ऐसा हुआ कि इतना, क्योंकि सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं तो 3 वे हैंडशेक होता है, यानी कि सर्वर कनेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो वापस उसे बताता है कि वापस उसे कम्युनिकेट करता है। तो इस तरह से एक 3 वे हैंडशेक क्रिएट होता है और तब उसके बाद फिर एक सेशन बन जाता है। तो उसके बाद आप याहू के सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड डालते हो, याहू वापस कम्युनिकेट करता है और एक सेशन क्रिएट कर देता है बेसिकली। तो क्या हुआ कि एक हैकर ने याहू में मैसेजेस भेजने चालू किए और मिलियंस ऑफ मैसेजेस आने लगे और मिलियंस ऑफ, वो कनेक्ट करता था, 1 वे हैंडशेक करता था और उसके बाद वो कनेक्शन टर्मिनेट कर देता था। तो याहू की सर्विसेज, वो उसका सर्वर, वेब सर्वर इतना क्लॉग्ड हो गया कि दूसरे लोग उसकी सर्विसेज को यूज़ ही नहीं कर पाए, क्योंकि सेकंडों में मैसिव कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था। तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। तो ये सब चीज़ें रोकने में जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल है ये बहुत हेल्प करती है। और इसीलिए क्या होता है, इसको आउटवर्ड जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है अगर कंपनी के बाहर है, वो जहाँ से डेटा आना शुरू होता है वहाँ पर ये लगाया जाता है, यानी सर्वर के बाहर इसे लगाया जाता है। और अनट्रस्टेड नेटवर्क में को ये अगर वहाँ से कहीं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है या इस तरह की चीज़ें हो रही है तो वो उसे रोक सकता है। ये हमारी स्टडी बताती है। तो इसे पैकेट फिल्टर को बाउंड्री राउटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बाउंड्री में लगता है और ये सर्टेन टाइप के अटैक्स जो हमने पहले बताया उसको रोक सकता है और पॉसिबली फ़िल्टर कर सकता है अनवांटेड प्रोटोकॉल को, और सिंपल एक्सेस कंट्रोल यूज़ किए जा सकते हैं और फिर ट्रैफिक को दूसरी फायरवॉल में भेज सकता है, जो कि हायर लेयर ऑफ OSI स्टैक में उनका एग्जामिनेशन होगा। यानी कि सबसे पहले पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल से डेटा आया और मोस्टली वो फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर होने के बाद एप्लीकेशन के लिए उन्होंने देखा कि हायर लेवल ऑफ OSI के लिए उन्होंने देखा कि ये दूसरी फायरवॉल्स को भेज दिया, तो डेटा की स्पीड कम नहीं हुई। डिसएडवांटेज क्या है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के? ये सबसे बड़ा ये है कि अपर लेयर डेटा जो है के अटैक्स को ये नहीं रोक सकता। अपर लेयर डेटा के अटैक्स को नहीं रोक सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया सपोज आपका कोई साइट है, जैसे फॉर